हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं इस पार्ट के आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंकवार की, ये चैप्टर कितने अंक का है, तो ये वाला चैप्टर आपका कितने अंक का है? 7 अंक का है। ये वाला चैप्टर कितने अंक का है? आपका 7 अंक का चैप्टर है, जिसमें से आपका क्या होगा आप देख सकते हैं कि आपके 7 अंक का चैप्टर है, जिसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, एक आपका रिक्त स्थान आ जाता है, एक आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है और 2 आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं इस अध्याय के अंतर्गत से। तो ये अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए तो ये आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है हमारा? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास अमीबा में, ऑप्शन सेकेंड है ईस्ट में, ऑप्शन थर्ड है प्लेज्मोडियम में, ऑप्शन फोर्थ है लेशमानिया में। तो अगर हम बात करें अलैंगिक जनन यानी मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन की एक विधि है मुकुलन। एक या तो ये आपका मिलेगा ईस्ट के अंदर या फिर आपका मिलेगा हाइड्रा के अंदर। जो आपका मुकुलन द्वारा जनन है वो किसके अंदर होता है? या तो ईस्ट के अंदर या फिर हाइड्रा के अंदर। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें दिया है ईस्ट। किसके अंदर दिया है? ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। यानी जो ईस्ट के अंदर होता है वो जनन कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा। अगर अमीबा की बात करोगे तो अमीबा में द्विखंडन, प्लेज्मोडियम में कौन सा पाया जाता है? आपका बहुखंडन, और लेशमानिया के अंदर भी कौन सा पाया जाता है? आपका द्विखंडन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 गर्भाशय, नंबर 3 शुक्रवाहिका, नंबर 3 डिंबवाहिनी। तो आप देख सकते हो कि जो अंडाशय और गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं, लेकिन जो शुक्रवाहिका है वो आपकी किसका भाग होती है? नर जनन तंत्र का। यही पूछा गया आपसे प्रश्न में कि निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी जो शुक्रवाहिका है वो किसका भाग है? नर जनन तंत्र का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बहुकोश की सरल संरचना वाले जीवों में सामान्यतः जनन की सरलतम विधि है। देखो ये सबसे पहले तो ये जो प्रश्न नंबर 3 है आपकी सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। यानी बहुकोश की सरल संरचना वाले जीवों में सामान्यतः जनन की सरलतम विधि कौन सी होती है? पुनरुद्भवन, खंडन, बीजाणु समासंज्ञा, मुकुलन। तो जो सरलतम विधि है जनन की बहुकोश की सरल संरचना वाले जीवों में वो होती है आपकी खंडन। कौन सी होती है? खंडन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्पाइरोगायरा शैवाल में जनन की विधि है। यानी जो स्पाइरोगायरा शैवाल होता है उसके अंदर जनन की कौन सी विधि है? ऑप्शन फर्स्ट है खंडन, ऑप्शन सेकंड है मुकुलन, ऑप्शन थर्ड है पुनरुद्भवन, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्पाइरोगायरा है उसके अंदर आपके जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? खंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? खंडन के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कायिक प्रवर्धन की तकनीक है। यानी इनमें से कौन सी कायिक प्रवर्धन की तकनीक है? पर्तन, कलम, रोपण, उपयुक्त सभी। तो जो सभी की सभी पर्तन है, यहाँ पर क्या होगा? कर्तन। जो आपकी सभी जो ऑप्शन में दी हुई है वो कायिक प्रवर्धन की तकनीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है पत्ती द्वारा जनन होता है। यानी पत्ती द्वारा जनन किसके अंदर होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास हाइड्रा, ऑप्शन सेकंड है ईस्ट, ऑप्शन थर्ड है ब्रायोफिल्लम, ऑप्शन फोर्थ है आलू। तो जो पत्ती द्वारा जनन होता है वो आपका किसके अंदर होता है? ब्रायोफिल्लम या पत्थर चिट्टा के अंदर। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? परागकोश में होते हैं। यानी परागकोश के अंदर क्या होते हैं? बाइदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो आपको पता है कि परागकोश के अंदर आपके क्या होते हैं? परागकण। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी परागकोश के अंदर क्या होते हैं? आपके परागकण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका पादपों में फल का निर्माण करता है। यानी पादपों में जो इनमें से कौन सा है जो फल का निर्माण करता है? ऑप्शन फर्स्ट है परागकण, ऑप्शन सेकंड है अंडाशय,
ऑप्शन थर्ड है बाह्य दल, ऑप्शन फोर्थ है दल। तो जो पादपों में फल का निर्माण करता है वो कौन है? अंडा से। कौन करता है? अंडा से फल का निर्माण करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पादपों में बीज बनते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बाह्य दल से, ऑप्शन सेकंड है दल से, ऑप्शन थर्ड है बीजांड से, ऑप्शन फोर्थ है पुंकेसर से। तो जो पादपों के अंदर जो बीज बनते हैं वो आपके किससे बनते हैं? बीजांड से। किससे बनते हैं? बीजांड से। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पादपों में जो बीज बनते हैं वो किससे बनते हैं? बीजांड से। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका, मानव में निषेचन स्थल है, यानी मानव में निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में, गर्भाशय में और शुक्राशय में। तो जो आपका मानव में निषेचन का स्थल है वो है आपका फैलोपियन नलिका, यानी जो अंडवाहिनी है उसके अंदर आपका क्या होता है? मानव में निषेचन होता है। ये थे आपके MCQs, 10 MCQs थे इस प्रश्न के आपके। अब हम बात करते हैं आपके रिक्त स्थानों की। किसकी बात करते हैं? रिक्त स्थानों की। और रिक्त स्थानों सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, कोशिका के केंद्रक के DNA में खाली जगह संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो जो कोशिका का केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक में जो DNA होता है उसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। किसकी सूचना निहित होती है? प्रोटीन संश्लेषण की। अगला प्रश्न है आपका, जनन की मूल घटना DNA की खाली जगह बनाना है। तो देखो, जनन की जो मूल घटना है वो DNA की क्या है? प्रतिकृति बनाना। क्या है? प्रतिकृति बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्नताएं खाली जगह का आधार हैं। तो विभिन्नताएं किसका आधार है? जैव विकास का। किसका आधार है? जैव विकास का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विशिष्ट कार्य हेतु कोशिकाएं संगठित होकर खाली जगह का निर्माण करती हैं। तो जो कोशिकाएं एक विशेष कार्य करने के लिए संगठित हो जाती हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? कायक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के खाली जगह हैं। तो जो कायक प्रवर्धन के द्वारा पौधे उत्पन्न किए जाते हैं वो पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं? समान। क्या होते हैं? समान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेड पर धागेनुमा संरचनाएं खाली जगह कवक का जाल हैं। तो देखो, ब्रेड पर जो धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं वो कौन से कवक का जाल है? तो उसका आंसर आपका राइजोपस। कौन सी कवक का जाल है? राइजोपस कवक का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो गतिशील जनन कोशिका को खाली जगह युग्मक कहते हैं, यानी जो गतिशील जनन कोशिका होती है उसको कौन सा युग्मक कहते हैं? नर युग्मक। कौन सा कहते हैं? नर युग्मक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे खाली जगह युग्मक कहते हैं। तो देखो, जिस जनन कोशिका के अंदर भोजन का भंडार होता है उस जनन कोशिका को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक। कौन सा युग्मक कहते हैं? मादा युग्मक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आवृतबीजी के जननांग खाली जगह में अवस्थित होते हैं। तो जो एक आवृतबीजी पौधा होता है, यानी जो जिसके अंदर बीज होता है वो उसके अंदर जो जननांग हैं वो किस में स्थित होते हैं? आवृतबीजी पौधों के अंदर जननांग किस में स्थित होते हैं? पुष्प के अंदर। अगर हम बात करें, पुष्प में पुंकेसर खाली जगह जननांग है। तो देखो, पुष्प के अंदर जो पुंकेसर है वो कौन सा जननांग है आपका? नर जननांग। लेकिन आपसे यही पूछ ले कि पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर है वो आपका कौन सा जननांग है? तो ये कौन सा जननांग हो जाएगा आपका? मादा जननांग। कौन सा जननांग हो जाएगा? मादा जननांग। अगले प्रश्नों की बात करते हैं हम। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, DNA का पूरा नाम लिखिए। तो DNA का पूरे नाम की बात करें तो DNA का पूरा नाम होता है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमीबा में जनन की विधि है विखंडन। कौन सी है? विखंडन। विखंडन में भी कौन सी? द्विखंडन। विखंडन में भी कौन सी है? द्विखंडन या द्विविखंडन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, काला आजार के रोग कारक का नाम है। यानी काला आजार किस जीवाणु के कारण होता है या किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये आपका लेशमानिया। किसके कारण होता है? लेशमानिया के कारण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लेशमानिया में जनन की विधि है। तो लेशमानिया के अंदर जनन कौन सी विधि के द्वारा जनन होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा जनन होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है आपका, मलेरिया परजीवी का नाम लिखिए। तो मलेरिया का जो परजीवी होता है या वाहक होता है वो होता है आपका प्लेज्मोडियम। क्या होता है? प्लेज्मोडियम। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है। तो जो प्लाज्मोडियम के अंदर जो जनन की विधि होती है वो होती है आपकी बहुखंडन। कौन सी होती है? बहुखंडन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? कैलस किसे कहते हैं? तो ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं विभाजित होकर छोटा समूह बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैलस। यानी ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया चलती है, उस दौरान कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर एक छोटा समूह बना लेती हैं, उसे क्या कहते हैं? कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? दो एक कोश के जीवों के नाम लिखिए। तो पहला तो आपका अमीबा और दूसरा कौन सा है? पैरामीशियम। यानी दो एक कोश के जीव कौन कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भ्रूण किसे कहते हैं? तो निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गोल संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण। यानी जो निषेचित अंडा होता है, यानी जिसका निषेचन हो चुका होता है, वो विभाजित होकर कोशिकाओं की गोल संरचना बनाता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है? यानी भ्रूण निषेचन होने के बाद जाकर कहाँ पर जाकर चिपकता है? तो गर्भाशय के अंदर। कहाँ पर जाकर चिपकता है? गर्भाशय के अंदर। अगला प्रश्न है आपका, कायक प्रवर्धन में पादप के कौन से भाग का उपयोग होता है? यानी कायक प्रवर्धन के अंदर पादप के कौन से भाग का उपयोग होता है? तो कायक प्रवर्धन के अंदर आपका जड़, तना एवं पत्तियों का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ऊतक संवर्धन तकनीक का एक उपयोग लिखिए। यानी जो ऊतक संवर्धन की तकनीक होती है उसका एक उपयोग लिखिए, यानी उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सजावटी पौधों के संवर्धन के अंतर्गत आपका ऊतक संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुष्प के नर एवं मादा जननांग के नाम लिखिए। जो पुष्प होते हैं उसके नर और जननांग और मादा जननांग के नाम लिखिए। तो अगर नर जननांग की बात करते हैं पुष्प के अंदर तो होता है आपका पुंकेसर, और मादा जननांग की बात करते हैं तो वो होता है आपका स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है स्त्री केसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। जो स्त्री केसर होता है उसके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है, पहला आपका अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। यानी स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य लिखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य लिखिए, जिसका आंसर क्या है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। पहला कार्य तो क्या हो गया आपका? टेस्टोस्टेरोन का शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य क्या हो गया आपका? नर में यौवनावस्था लक्षणों का नियंत्रण करता है। जो नर होता है उसके अंतर्गत यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण भी कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन द्वारा जनन कैसे होता है? जो प्लेनेरिया होता है उसके अंदर जो जनन की विधि है वो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, और उसके अंदर प्लेनेरिया में जो जनन होता है पुनरुद्भवन वो कैसे होता है? तो प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट लिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। यानी जो प्लेनेरिया होता है वो कई प्लेनेरिया जैसे जीव होते हैं वो कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसके बाद हर एक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। अगला प्रश्न है आपका, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन का चित्र बनाइए। तो एनसीईआरटी के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर प्लेनेरिया के में पुनर्जनन का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए। यानी जो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है उसको चित्र सहित समझाना है। तो हाइड्रा में नियमित कोश का विभाजन से शरीर पर एक उभार मुकुल बनाता है, यानी एक उभार बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल। और मुकुल के द्वारा नया जीव विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं मुकुलन। यानी यह मुकुल पूर्ण विकसित होकर नया हाइड्रा बनाता है। ये आपका हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन। एनसीईआरटी के अंदर भी आप देख सकते हैं, डायग्राम दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अमीबा एवं लेशमानिया द्विखंडन का चित्र बनाइए। यानी अमीबा और लेशमानिया दो खंडन पाया तो इन दोनों का डायग्राम बनाना है। तो ये आपके डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी इनको बनाकर देख सकते हैं। ये आपका ऊपर वाला आपका अमीबा का है और नीचे वाला लेशमानिया का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, कायक प्रवर्धन के लाभ बताइए, या फिर कुछ पौधों को उगाने में कायक प्रवर्धन उपयोग क्यों किया जाता है? देखो,
दो प्रश्न आपके, या तो ऐसे पूछ सकता है इस प्रश्न को आपको कि कायिक प्रवर्धन के लाभ बताइए, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कुछ पौधों को उगाने में कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तब हम बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की। तो पौधों में पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। पहली बात क्या है कि जो कायिक प्रवर्धन द्वारा फल उगाए जाते हैं, जो पेड़ जो आपके पौधे होते हैं वो उगाए जाते हैं, उनमें क्या है आपके पुष्प और फल कम समय में लगकर तैयार हो जाते हैं। पहला लाभ, यह विधि केला, संतरा, गुलाब जैसे पौधों को उगाने में उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। मतलब यह विधि ऐसे पौधों को भी उगाने में सक्षम है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इस विधि से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। और तीसरा लाभ क्या है कि इस विधि द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं वो जनक पौधे के समान होते हैं। अगला प्रश्न है आपका राइजोपस कवक में जनन कैसे होता है। यानी जो राइजोपस कवक है उसके अंदर जनन कैसे होता है। तो राइजोपस कवक में विशेष गोल संरचनाएं बीजाणुधानी होती हैं। यानी राइजोपस कवक के अंदर विशेष रचनाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं बीजाणुधानी, जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए राइजोपस जीव बनाते हैं। अब जो बीजाणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल कर एक क्या बना लेते हैं, नया एक ऐसा राइजोपस बना लेते हैं। यह बीजाणु समासंग है। और राइजोपस में जनन की विधि कौन सी है, बीजाणु समासंग। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका राइजोपस में बीजाणु समासंग का चित्र बनाइए। तो ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से अभी आप बनाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका एक महत्व लिखिए। तो अगर बात करें, देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी ऐसा विभाजन या कोश का विभाजन, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या रह जाते हैं, आधे। यानी जीवों की जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। यानी जनन की कोई विभाजन की ऐसी विधि जिसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अगर हम महत्व की बात करते हैं तो महत्व है नर एवं मादा युग्मकों के निर्माण में। महत्व क्या है, जो युग्मक बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यानी जब पुष्प में, देखो नाम से स्पष्ट, एक लिंगी यानी एक लिंग उपस्थित हो, या तो नर या मादा। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण है आपका पपीता और तरबूज। उदाहरण क्या है, पपीता और तरबूज। उभयलिंगी, अगला प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो उदाहरण दीजिए। तो उभयलिंगी पुष्प का मतलब, उभय मतलब दोनों, लिंग मतलब आपके लिंग है वो दोनों उपस्थित होने चाहिए, जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर। तो जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जननांग उपस्थित हो तो उभयलिंगी पुष्प कहलाते। उदाहरण सरसों और गुड़हल। ये दोनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको, इनकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की बात करें तो स्वपरागण पर परागण में अंतर लिखिए। तो स्वपरागण की बात करते हैं तो इसमें परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। यानी जो स्वपरागण होता है उसके अंदर क्या होता है, जो परागकणों का स्थानांतरण होता है उसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। अब पर परागण की बात करें तो इसमें परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। अब जब पर परागण होता है तब क्या होता है, पर परागण के अंदर, जैसे को मान लो मैं एक पौधा बनाऊँ आपके लिए, ये आपके एक पौधा ये हो गया आपका, और दूसरा पौधा है जैसे कि यहाँ बना दें हम, ये हो गया आपका दूसरा वाला पौधा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वाला पौधा, और ये इसके परागकोश। अब क्या हुआ, देखो अगर हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो स्वपरागण में क्या होगा, ऐसे मान लो स्वपरागण में क्या होगा आपका, तो ये आपका परागकोश है, यहाँ से परागकण निकल कर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुँच जाते हैं तब तो इसको बोलते हैं हम स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। लेकिन अगर हम बात करें पर परागण की तो इस पुष्प के, यानी ये पुष्प नंबर 1 है आपका और ये पुष्प नंबर 2 है, तो इस पुष्प के वर्तिकाग्र से जो आपका परागकण है इस पुष्प के परागकोश से निकलकर इस पुष्प के यानी दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पर परागण। तो ये होता है आपका स्वपरागण और पर परागण में डिफरेंस। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है आपका,
पुष्प की अनुदैर्ध्य काटिका नामांकित चित्र बनाइए। तो आप एनसीईआरटी के अंदर भी इस चित्र को देख सकते हो और यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अंकुरण किसे कहते हैं? बीज में उपस्थित भ्रूण उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। यानी जो बीज में उपस्थित भ्रूण होता है वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार, उपयुक्त परिस्थितियों यानी उसके अनुसार, उसके अनुकूल उसे परिस्थिति मिलने पर, हवा पानी और उसके गैसें मिलने पर वो नवोद्भिद में नए पौधे में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम? अंकुरण। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये डायग्राम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। एक तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आपके इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं और इससे पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, यौवनारंभ किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है हमारा, यौवनारंभ किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था में जीवों में जननांग परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। यानी यौवनारंभ यानी किशोरावस्था की ऐसी अवधि, ऐसा समय जिसमें जननांग परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं, इस अवधि को क्या बोलते हैं हम? यौवनारंभ। अगले बात करते हैं, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? तो शुक्राणु उत्पादन करने वाले अंग एवं शुक्राणुओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र कौन कौन बनाता है? तो शुक्राणु उत्पादन करने वाले अंग और शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से यानी मिलकर क्या बनाते हैं? आपके नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। और अगर एग्जाम बात करें हमको शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है आपका वृषण के अंदर। कहाँ पर होता है? वृषण के अंदर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो नर जनन तंत्र के अंदर आपका वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शिश्न आता है। अगला प्रश्न है आपका, वृषण उदरगुहा से बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? तो जो आपके वृषण हैं वो उदरगुहा से बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। इनके बाहर स्थित होने, यानी वृषण है उसके उदरगुहा से बाहर स्थित होने का रीजन क्या है? रीजन है कि जो इसका टेम्परेचर है वो बॉडी की अपेक्षा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बॉडी की अपेक्षा कम रहता है, जिससे वो आपके शुक्राणु उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। यह चित्र आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बनाना सीख लें, इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये आपका। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपका, इसको बनाना सीख लें प्रैक्टिस करके। ये 4 डायग्राम मैंने बता दी इस चैप्टर के। इन चारों डायग्राम को आपको बिना देखे बनाना आना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो मादा जनन तंत्र के अंदर आपके क्या क्या आते हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये आपके मिलकर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है इस प्रश्न को, लैंगिक जनन की अपेक्षा वो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तब भी दोनों का आंसर सेम रहने वाला है। अगर इन दोनों के आंसर की बात करें तो आंसर क्या है? अगर अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इस जनन में एक ही प्राणी भाग लेता है, या तो नर लेगा या मादा। इस जनन में दोनों प्राणी भाग लेते हैं, यानी नर भी भाग लेगा और मादा भी भाग लेगा। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। देखो, अलैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो आपका लैंगिक जनन है उसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है। अगले प्रश्न, अगला अंतर है आपका, संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। देखो, अलैंगिक जनन में क्या होता है, आपकी जो संतति है वो अपने जनक के समान होती है, लेकिन जो आपका लैंगिक जनन है उसके अंदर संतति आनुवंशिक रूप से विभिन्नता युक्त होती है। यानी जो लैंगिक जनन के द्वारा आपकी संतति उत्पन्न होती है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह जनन उद विकास में बाधक है। यानी जो अलैंगिक जनन है उद विकास में बाधक यानी बाधा डालता है, क्योंकि यहाँ पर जो विभिन्नता हैं वो उत्पन्न नहीं होती हैं, जबकि लैंगिक जनन है वो उद विकास में सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण की बात करें तो अलैंगिक जनन निचली श्रेणी के जीवों में पाया, जैसे अमीबा है, हाइड्राई, और ये लैंगिक जनन आपके उच्च श्रेणी के जीवों में जैसे पादप हैं, जंतु हैं। और इनके सामान्य एग्जाम्पल बता दूं मैं को, मानव। क्या है? मानव। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
प्लेसेंटा या अपरा किसे कहते हैं? देखो, प्लेसेंटा इंग्लिश वर्ड है और अपरा अपरा हिंदी वर्ड है, तो दोनों में से कोई भी दे सकता है एग्जामिनर आपको। तो प्लेसेंटा अपरा की बात करें तो भ्रूण एवं माँ के गर्भाशय के मध्य एक विशेष रचना होती है जो माँ से भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, प्लेसेंटा कहती है। अगर मैं प्लेसेंटा की संरचना की बात करूँ तो प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्तरी नुमा। कैसी संरचना होती है? तस्तरी नुमा होती है जो आपकी प्लेसेंटा की संरचना। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रश्न। जो आपका प्लेसेंटा यानी भ्रूण और माँ के बीच की संरचना होती है तस्तरीनुमा संरचना, से क्या बोल देते हैं हम? भ्रूण, जो प्लेसेंटा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? दोनों का आंसर सेम है। तो आंसर की बात करते हैं। यदि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया नहीं होती, मान लो कि अंडवाहिनी के अंदर निषेचन नहीं हुआ, तो गर्भाशय की आंतरिक मोटी परत रक्तवाहिनियों के साथ टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलती है। देखो क्या होता है, जो आपका गर्भाशय है उस गर्भाशय के प्रत्येक भाग से हर महीने पर प्रत्येक अंडाशय से जो आपका मादा जनन तंत्र होता है उसके अंडाशय के दोनों अंडाशयों से एक में से प्रत्येक महीने क्या आता है, आपका एक अंड निकल कर आता है। इसलिए जो आपका गर्भाशय होता है वो ये मानकर अपनी गर्भाशय की दीवारों को तैयार कर लेता है कि जो अंडा निकल कर आया है उसका निषेचन होगा। लेकिन क्या होता है कि अंड का निषेचन नहीं हो पाता किन्हीं परिस्थितियों की वजह से। तब क्या होता है, जो गर्भाशय की जो आपकी मोटी दीवारें होती हैं रक्त वाहिनियों के साथ रक्त के रूप में और श्लेष्मा के रूप में बाहर निकलने लगती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। और इसकी अवधि कितनी होती है? 2 से 8 दिनों की। कितनी होती है? 2 से 8 दिनों की अवधि होती है। अगला प्रश्न है आपका, यौन संचरित रोग किसे कहते हैं? नाम लिखिए। तो लैंगिक संपर्क से होने वाले रोगों को यौन संचरित रोग कहते हैं, जैसे गोनेरिया, सिफिलिस और एडस। अगला प्रश्न है आपका, यदि पुरुष की शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए तो क्या होगा? अब आपको पता है कि यदि पुरुष की शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कर दी तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। यदि पुरुष की शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्ति कौन कौन सी हैं? कोई 2 के बारे में बताइए। तो वैसेक्टोमी, नर में शुक्रवाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है जिसे शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है और निषेचन नहीं हो पाता। ट्यूबेक्टमी, मादा में अंडवाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है जिसे अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता, यानी निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और अगली आपकी कॉपर टी अथवा लूप, इस विधि में लूप को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। जो कॉपर टी या लूप होती है उसमें इसका क्या कर दिया जाता है? गर्भाशय के अंदर इसको लगा दिया जाता है। इसके लिए इसके पास यानी जो अंडाशय है, अंडाणु के पास आपके शुक्राणु नहीं पहुंच पाते और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो अनिचाहे गर्भ को रोकने के लिए, यानी गर्भ निरोधक युक्तियाँ क्यों अपनाई जाती हैं? अनिचाहे आपके गर्भ को रोकने के लिए या फिर यौन संचरित रोगों से बचाव के लिए। ये आपकी गर्भ निरोधक युक्तियों के अपनाने के कारण। अब यहाँ पर ख़त्म होते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको तो फ़ायदा होगा ही बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू।